नमस्कार विद्यार्थी। आज हम जो थर्ड यूनिट है हमारी उसका जो चैप्टर है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, उसका उल्लेख हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जातिवाद का उल्लेख कर रहे हैं आज के टॉपिक में कि जातिवाद क्या है, क्या जातिवाद के भारतीय राजनीति में सकारात्मक असर है, क्या उसका नकारात्मक असर है। राजनीति में जाति और जाति में राजनीति वर्तमान में एक आम बात हो गई है। दरअसल प्राचीन काल से ही भारतीय सनातन संस्कृति जो थी, उस सनातन संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी और इस वर्णाश्रम व्यवस्था में जातियों का एक पदानुक्रम था जिसमें सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में यह जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर के कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मण जिसका कार्य यज्ञ करना, दान लेना और देना, अध्ययन अध्यापन कराना था। क्षत्रिय जिसका कार्य राज्य की, देश की सीमाओं की हिफाजत करना था, सुरक्षा करना था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। वैश्य वर्ग का प्रमुख कार्य व्यापार और कृषि कार्य थे और शूद्र सेवा प्रदाता थे। कालांतर में आगे चल करके यह जाति व्यवस्था, यह वर्णाश्रम व्यवस्था, यह जाति व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी वो कर्म पर आधारित न होकर के जन्म पर आधारित हो गई, जो वर्तमान में भी चल रही है। उस समय जाति व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी, उसका सर्वप्रमुख कार्य एक ऐसी सामाजिक संरचना बनाना था जो सामाजिक संरचना न केवल सामाजिक प्रेम, भाईचारे और सद्भाव में वर्णित रहे, बल्कि वह रोजगार मूलक भी हो। और इसलिए इस जाति व्यवस्था को शुरू किया गया था। लेकिन अगर आज के संदर्भ में जाति की बात करूं तो यह जाति व्यवस्था, मुझे लगता है कि आज के समय में इससे विषैला पौधा कोई नहीं है, क्योंकि वर्तमान राजनीति में जिस तरह जाति की चादर ओढ़ करके कुछ सत्ता के लोलुप नेता जो सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने स्वार्थों को, अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह बात बात पर शिक्षा को दरकिनार करते हुए जाति कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलते हैं और इस जाति कार्ड से न केवल समाज में एक जहर पनपता है, बल्कि जो भाईचारा है उसमें भी काफी हद तक दूरियां पैदा होती हैं। आज हम जातिवाद का ही उल्लेख कर रहे हैं और सबसे पहले हम बताते हैं कि जाति क्या है। दरअसल जाति वर्ण व्यवस्था का एक ऐसा पदानुक्रम है जहां एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकी पर आधारित होता है। वो एक ऐसा सामाजिक समूह है जो स्वयं को दूसरों से अलग मानता है। उस समूह की जो स्वयं को अलग मान रहा है उसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके कार्यकलाप, उनकी विवाह पद्धतियां समरूप हैं, एक जैसी है। और इसी को हम जाति के रूप में देखते हैं। आपस में ही वैवाहिक संबंध करते हैं, आपस में ही उनका अपना परंपरागत एक व्यवसाय होता है, खान पान भी प्राय बराबर होता है, रहन सहन प्रणाली भी लगभग बराबर होती है और इसी को हमने कहा है जाति। लेकिन बात है जातिवाद क्या है? तो अपनी जाति के प्रति उग्र लगाव, अपनी जाति के प्रति उग्र लगाव ही जातिवाद है। शुरुआत में मैंने आपको जैसा बताया कि यह सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी क्योंकि रोजगार मूलक थी। लेकिन आज विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था इतनी दूषित हो गई, इतनी विकृत हो गई है कि यह जाति व्यवस्था जातिवाद के रूप में सामने आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाई थी। उच्च जातियों को और निम्न जातियों को आपस में संघर्षरत रखा था। सामाजिक समरसता में एक विषैला जहर उन्होंने घोल दिया था।
जातिवाद का यह जहर भारतीय समाज और भारतीय राजनीति दोनों में ही आज की तारीख में भी एक मीठे जहर का काम कर रहा है, क्योंकि यह जातिवाद न केवल अपनी जाति के स्वार्थों को पूरा करना चाहता है, बल्कि राष्ट्रीय हितों से इनका कोई सरोकार नहीं होता, सामाजिकता से भी इनका कोई सरोकार नहीं होता। केवल अपने राजनीतिक सरोकारों को पूरा करने के लिए वर्तमान में मैं कहूं तो जातिवाद एक हथियार के रूप में सामने आया है। दरअसल मैं आपको यह बताता हूं कि जातिवाद के जो जाति व्यवस्था जो वर्तमान में है, उस जाति व्यवस्था में जातिवाद का असर केवल नकारात्मक है या सकारात्मक भी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस जाति व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष का उल्लेख कर रहा हूं। सकारात्मक पक्ष जिसमें है राष्ट्रीय एकता में सहायता। यह जाति व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है कि जाति और राजनीति के संबंधों में जो आपस में वर्तमान में संबंध है, उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का, लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। जातीय पंचायतों के माध्यम से दूर दराज में भी जो जाति के लोग रहते हैं, वो भी वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो अपनी जाति के लोग बाहर बास रह रहे हैं, अन्यत्र स्थानों पर रह रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, संचार के माध्यम से एक दूसरे के काफी नजदीक आए हैं और राजनीतिक लाभ के लिए यह जातीय एकता बनने का जो सिलसिला चल रहा है, कहीं ना कहीं उसे अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से वो देश की, राष्ट्र की एकता में भी कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो रहा है, बलवती सिद्ध हो रहा है। दूसरा, इसका एक महत्वपूर्ण कि जो राजनीतिक शिक्षा है, उस राजनीतिक चेतना का, जागरूकता का प्रसार हुआ है एक प्रकार से, क्योंकि जाति की राजनीति में अधिकाधिक लोगों में राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है। जाति के लोग अपने हितों की रक्षा करने के लिए राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, अपने कैंडिडेट को विजय बनाने के लिए, जीत दिलाने के लिए, अपना परचम लहराने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति के प्रति लोगों की जो जागरूकता है, जो मानसिकता है, जो चेतना है, उसमें भी वृद्धि हुई है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो यह भी जातिवाद का एक तरह से एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तीसरा, जो समाज में जो वंचित माने जाते हैं, जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उस वंचित और पिछड़े वर्ग में भी इस जातिवाद के कारण राजनीति में सहभागिता में वृद्धि हुई है। सहभागिता में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि जो जातियां आर्थिक रूप से शक्तिविहीन थी, जिनका राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं था, वह भी वर्तमान में प्रजातंत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं। न केवल राजनीतिक चेतना इन जातियों में आई है, बल्कि शासन में भी इनकी सहभागिता हुई है। और चौथा है कि सांस्कृतिक समानता में वृद्धि। सांस्कृतिक समानता में वृद्धि कि जातिवाद का जो वास्तविक जो स्वरूप है, वो हालांकि विनाशकारी है, उग्र रूप है, एक तरह से उग्र लगाव है, लेकिन इस समय हम चर्चा उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पर कर रहे हैं, सकारात्मक पक्ष पर कर रहे हैं। और उसी सकारात्मकता में हमने देखा कि रहन सहन, मैंने आपको बताया था कि जाति क्या है, उस समय मैंने आपको बड़ी स्पष्ट कहा था कि ऐसा समूह जिसका खान पान, जिसका रहन सहन, जिसके क्रियाकलाप, जिसका व्यवसाय, जिसकी विवाह पद्धतियां एक समान होती है, वो जाति है। आपस में ही वैवाहिक संबंधों की स्थापना और एक समान रोजगार परक व्यवस्था का होना भी जाती है। तो जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका समान रूप से होना एक तरह से वर्तमान समाज में
सांस्कृतिक समानता में ग्रोथ कर रहा है, सांस्कृतिक समानता में वृद्धि कर रहा है। तो अब मैं आपसे चर्चा करूं कि ये तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जाति के, जातिवाद के। अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि जातिवाद के नकारात्मक असर क्या है। मैंने जब शुरुआत में आपसे चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि पूर्वजों ने जाति व्यवस्था जो शुरू की थी, उस जाति व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य एक ऐसा सामाजिक समरसता का वातावरण तैयार करना था, एक ऐसी सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था जिसमें लोगों को एक रोजगार परक व्यवस्था मिले, रहन सहन का एक वातावरण मिले और हर वर्ग को अपना एक जिम्मेदाराना कार्य मिले। लेकिन आज की तारीख में प्रजातंत्र की विकास में अगर सबसे बड़ा कोई बाधा है तो वो ये जातिवाद है। गाडगिल के मतानुसार अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने स्वयं ने जातिवाद को प्रजातंत्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा माना है। जाति अपने आप में अगर मैं एक बात करूं तो भारत में एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जाति, खुद एक राजनीतिक दल है। आशीर्वादम का मानना है कि शुरुआती काल में जाति के चाहे जो भी लाभ रहे हो, लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में तो जातिवाद सिर्फ और सिर्फ नफरत का काम करता है, जहर का काम करता है, जिसका काम केवल प्रगति में बाधा उत्पन्न करना है। तो मैं इसके नकारात्मक कुछ बताऊं। सामाजिक समरसता पर चोट, सामाजिक समरसता पर चोट के जातिवाद से जो बंधुत्व जो समाज में है, जो भाईचारा जो है, अमन जो है, चैन जो है, एकता की जो भावना है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी जाति के लोग अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, हर जाति का अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ, और वो उन निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस संघर्ष से एक दूसरे जातियों के मध्य में वैमनस्यता पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जिस तरह से शुरुआत में जब आरक्षण को लेकर के गुर्जर आंदोलन हुआ था, तो उस समय गुर्जर समाज और मीणा समाज दोनों में कहीं ना कहीं आपस में वैमनस्यता का एक आलम तैयार हो गया था, क्योंकि गुर्जर पक्ष भी एसटी रिजर्वेशन की मांग कर रहा था और मीणा पक्ष जिसको ऑलरेडी एसटी रिजर्वेशन मिला हुआ था, तो कहीं ना कहीं मीणा समाज को उस समय यह भय लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एसटी रिजर्वेशन में छेड़छाड़ हो और हमको जो एक कोटा मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाए। और इस तथ्य को लेकर के दोनों ही जाति वर्गों के मध्य काफी तनाव, वैमनस्यता शुरुआती काल में देखी गई जब गुर्जर आरक्षण की आग राजस्थान में लगी थी। दूसरा, इस जातिवाद से सामाजिक संघर्ष को और अशांति को, सामाजिक संघर्ष और अशांति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि एक वर्ग अपने हितों को पूरा करने के लिए वह दूसरे वर्गों की अनदेखी करने से भी नहीं चूकता है, और इसका परिणाम जो समाज में जो सामाजिक समरसता होनी चाहिए, जो अमन होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। आपस में संघर्ष और समाज में एक अनावश्यक अशांति, अनावश्यक एक तनाव बढ़ता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है, उस कानून व्यवस्था के भंग होने का कहीं ना कहीं एक डर पैदा होता है। तीसरी बात है कि निर्वाचन जो है, उस निर्वाचन में योग्यता विहीन निर्वाचन होता है एक तरह से, क्योंकि चुनाव के दौरान हर जाति अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट करती है। वो अपनी जाति का परचम सिद्ध करने के लिए अपनी ही जाति के उम्मीदवार को आगे बढ़ाना चाहती है। और इसमें निर्वाचन लोकतंत्र में चुनाव की जो भूमिका है, जहां योग्यता मस्ट होनी चाहिए,
जहां क्वालिटी होनी चाहिए वहां हम क्वालिटी को दरकिनार करते हुए क्वांटिटी को आधार मान लेते हैं और जनबल के आधार पर, जाति बल के आधार पर हम एक ऐसा चुनाव रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं जिसका आधार कोई योग्यता नहीं होती, केवल जाति की संख्या होती है। अपने जाति का परचम लहराने के लिए, अपनी जातिगत भावना को सिद्ध करने के लिए, अपनी जाति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए हम केवल और केवल निर्वाचन में जाति को ही साक्ष्य मानकर, जाति को ही आधार मानकर वोट करते हैं, जिसका परिणाम यह निकलता है कि राष्ट्र और समाज के भलाई के विपरीत, ना राष्ट्र की भलाई है ना समाज की भलाई है, उस भलाई के विपरीत सीधे सीधे से तौर पर जो निर्वाचन होता है वो एक तरह से अयोग्य होता है, एक तरह से योग्यता विहीन होता है। तीसरी बात है कि जाति हित सर्वोपरि होता है और इस जाति हित सर्वोपरि में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोग हैं, वो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता नहीं देते। अधिकांश भारत में राजनीतिक दलों का जो गठन हुआ है वो केवल अपनी जाति को आधार बना करके एक वोट बैंक के रूप में जाति को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए। और जाति जब स्वयं एक वोट बैंक बन जाती है तो उसको राष्ट्रीय हितों से कोई सरोकार नहीं होता, सामाजिक हितों से कोई सरोकार नहीं होता, वरन उसके सारे ही कार्य और सारी ही गतिविधियां, टोटल एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक जाति के फेवर में होती है। और इस एक जाति के फेवर में होने से समाज में जो सामाजिकता है, जो समरसता है, जो राष्ट्रीय हित है, वो हावी हो जाते हैं और राष्ट्रवाद की जो हमारी भावना है वह कमजोर हो जाती है। इसलिए मैं मानता हूं कि जातिवाद लोकतंत्र के प्रतिकूल है। ये चौथा पॉजिटिव पॉइंट है, वो नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आज सभी राजनीतिक दलों में जाति की भावना घर करने लगी है। निर्वाचन क्षेत्र में जनबल को देखा जाता है कि किस जाति का बाहुल्य है और उसी जाति के कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में टिकट देती है। गुर्जर बाहुल्य इलाके में गुर्जर को टिकट दिया जाता है, मीणा बाहुल्य इलाके में मीणा को टिकट थमाने का प्रयास किया जाता है, ब्राह्मण बाहुल्य इलाके में ब्राह्मण को टिकट देने का प्रयास किया जाता है, जाट बाहुल्य इलाके में जाट को ही प्राथमिकता से चुना जाता है। तो ये यहाँ योग्यता विहीन निर्वाचन है एक तरह से। मैं ये नहीं कह रहा कि उस व्यक्ति में योग्यता नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम तौर पर हम देखें तो वहां जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है, एक जाति का बाहुल्य है, अन्य जाति अल्पसंख्यक है, तो वो वह में रहती है। दरअसल इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आज की मिति में अगर हम देखें तो भारत में चुनाव जातियों का एक खेल है, क्योंकि जाति चुनाव को परिवर्तित भले ही ना कर सके, लेकिन परिणामों में तब्दील ना कर सके, लेकिन प्रभावित करने की क्षमता अवश्य रखती है। और चुनाव जातियों का खेल मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल अपनी ही जाति के व्यक्ति को वोट करना, अन्य छोटी जातियों को भी अपनी जाति के कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार करना, अपनी ही जाति के लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित करना, अपने फंक्शंस में, अपने प्रोग्रामों में मैक्सिमम रूप से अपनी ही जाति के लोगों को इनवाइट करना, ये सब कास्ट एंड पॉलिटिक्स है। जाति में राजनीति और पॉलिटिक्स एंड कास्ट, राजनीति में भी जाति है, क्योंकि आजकल जितने भी राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल, मैंने बताया कि चुनावों में टिकट जब देते हैं तो वो टिकट किस आधार पर देते हैं? वो टिकट देते हैं जाति की बाहुल्यता को देख करके, जनबल को देख करके। जिसका जनबल अत्यधिक अधिक होता है उसी जाति के उम्मीदवार को वोट किया जाता है। तो चुनावों में टिकट वितरण पार्टियों के द्वारा जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं
जाति की संख्या के आधार पर किया जा रहा है, ये राजनीति में जाती है। इसके दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद जब जिस दल को या दलों के समूह को, अलायंस को जब मेजॉरिटी मिल जाती है, बहुमत मिल जाता है, और उसके बाद जब स्टेट में चीफ मिनिस्टर या सेंटर में प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट का गठन करता है, अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, तो मंत्रिमंडल के निर्माण में भी वो जाति व्यवस्था को महत्व देता है। हर वर्ग के निर्वाचित व्यक्ति को वो अपने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए योग्यता को दरकिनार करता है, और जातिगत व्यवस्था को आधार मान करके हर जाति के मेंबर को, हर जाति के सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रयास करता है, ताकि मंत्रिमंडल में भी जाति संतुलन बना रहे। ये राजनीति में जाति है। तो सारांश रूप से मैं बताऊं कि जातिवाद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और इसको वर्तमान में शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जागरूकता ला करके, चेतना ला करके लोकतंत्र से गायब करने का प्रयास होना चाहिए। आज सभी समाजों को मिलकर के जाति बंधन से ऊपर राष्ट्रीय हित को महत्व देना चाहिए, क्योंकि संगच्छद्धम संबद्धम संभो मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वी सज्जनानाम उपासते। राष्ट्रीय भावना ही प्रमुख होनी चाहिए, ऋग्वेद का यह मंत्र कहता है, और इसके अलावा किसी अन्य आधार पर स्वयं को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय हित ही सबका हित है, सबका उसी में कल्याण है और उसकी उन्नति है। कल के वीडियो में हम आपको सांप्रदायिक शास्त्र में गुरु कराएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।